Hello everyone, welcome back. So, we were in asset accounting. So, the topic of asset accounting is completed. We are to an end, and today I will start with the integration part. And the topic is FIMM integration. But before that, I have to show you this like कि अगर ये asset accounting या कभी आप कुछ पोस्टिंग कर रहे हो तो अगर कभी यू गेट एन एरर दिस इज रिलेटेड टू एन एरर कि इफ यू find any error while making vendor payment fi sorry f-53 राइट अगर आप कभी पेमेंट करते हो वेंडर का and if you get an error like if it's something like that written कि the entry in something xx ठीक है कुछ होगा इसमें I'm just writing his XX is missing in table and the table name is given as T9Q ठीक है तो इन ऑर्डर टू डेफिनेटली आप ये पढ़ते तो आपको समझ में आएगा नहीं कि ये टेबल का क्या नाम है बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट नो देयर आर सो मेनी टेबल नेम इन एसएपी तो आपको डेफिनेटली याद नहीं होगा कि ये कौन से टेबल से रिलेटेड सो इन ऑर्डर टू नो कि विच टेबल इट इज रिलेटेड टू सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट आपको क्या करना होगा द सोल्यूशन आई एम गिविंग यू द सोल्यूशन हियर कि आप फर्स्ट यू विल गो टू SE16N. SE16N for what? To know the table detail. तो आपका वहां पे यू हैव टू गिव दिस टेबल जो भी ये आपका टेबल है यहाँ पे मेंशन you have to give your table name ठीक है and once you give your enter your table name तो वहां पे आपको शॉर्ट नेम मिलेगा ठीक है शॉर्ट नेम दिखेगा तो वहां उस शॉर्ट नेम से आपको पता चल जाएगा दैट द टेबल इज रिलेटेड टू विथहोल्डिंग टेक्स्ट ठीक है अगर मुझे आप लोगों को शो करना है लेट मी शो यू वंस कम टू एसएपी एंड हियर यू कम टू SE16N ठीक है अब ऑलरेडी एरर में आपको टेबल नेम तो पता ही है तो जस्ट गिव योर टेबल नेम ठीक है एंड जस्ट प्रेस एंटर सॉरी इट्स 05 ठीक है जस्ट प्रेस एंटर once you press enter you will understand कि it is related to what it is related to withholding tax तो after this आपका clarity हो गया होगा कि जो भी एरर है वो withholding tax से रिलेटेड है अब withholding tax क्या हो सकता है या तो वो डीएक्टिवेट होगा जो आप क्या करोगे एसपीआरओ में जाके उसको एक्टिवेट कर दोगे ठीक है या फिर आपका SK02 में जाना मतलब where we edit or change the vendor master data और या तो वहां पे जाके आप देख लेना कि वेदर विथहोल्डिंग टैक्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है या नहीं दिया है नहीं दिया होगा तभी ये आपका एरर आ रहा है अगर दिया हुआ होता तो ये एरर नहीं आता तो आपको वहां जाके अपना विथहोल्डिंग टैक्स का जो भी है टैक्स टाइप टैक्स कोड एंड वहां पे एक चेक मार्क देना होता है वहां पे आप जाके दे दोगे अब इतना डिटेल में ऑब्वियस मैंने एक पूरा
विथहोल्डिंग टैक्स का मैंने एक क्लास लिया है कंप्लीट, आई थिंक 4 to 5 क्लासेस है। तो आई थिंक मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दिस इज एन एरर। नाउ देयर कैन बी वन मोर एरर, एंड व्हाट इज दैट एरर? अगर कभी भी आप लोगों को वाइल पोस्टिंग असेट, जब आप पोस्ट करते हो ना, मतलब वाइल acquiring और परचेजिंग द असेट, इफ यू कम एनी टाइम ये मैसेज नंबर, ठीक है, अगर कभी भी ये मैसेज नंबर आता है AA463, सो दैट मीन्स यू हैव टू चेक योर पोस्टिंग की। अब जरूर से चेक करना, डेफिनेटली या तो पोस्टिंग की मेंशन नहीं है, मेंशन होगा तो रॉन्गली मेंशन होगा। ठीक है, तो पोस्टिंग की विच द ट्रांजैक्शन कोड इज OBYD, वहां पे जाके आप चेक करना। ठीक है, सो दिस हियर द एंटायर टॉपिक ऑफ असेट अकाउंटिंग, एंड ये दो एरर थे जो मुझे आप लोगों को शो करना था कि इनकेस कभी आप लोग इस एरर के को फेस करते हो तो क्या सोल्यूशन है। ठीक है, सो today we will start with a new topic as I told you, and the topic will be what? FIMM integration. So the topic is FIMM integration. FIMM इंटीग्रेशन का ये भी मतलब होता है, मतलब इट्स FIMM इसलिए यहाँ पे फाइनेंस और जो प्रोक्योरमेंट टीम है या मटेरियल मैनेजमेंट कह लो, उनके जो टीम होते ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, फाइनेंस कंसल्टेंट का और मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट का। एंड जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हम करेंगे, मोस्टली द कॉन्फ़िगरेशंस विल बी डन फ्रॉम द MM पार्ट। रियल टाइम में ये सब कॉन्फ़िगरेशंस हम नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, आप लोगों को समझाना है, and I do not have any other consultant over here who will be doing on my behalf, so definitely I have to do it from my end, और ये चीज समझाने के लिए ही हमें ये करना पड़ रहा है। अदरवाइज रियल टाइम में जस्ट माइंडेड कि आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ MM कंसल्टेंट। ठीक है, नाउ डेफिनेटली FIMM इंटीग्रेशन तो ठीक है, बट FIMM इंटीग्रेशन से आप ये भी समझते हो इट इज P2P साइकिल। ठीक है, इट इज P2P साइकिल। P2P स्टैंड्स फॉर प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योर टू पे। ठीक है, प्रोक्योर टू पे क्या होता है कि इससे एक प्रॉपर जो साइकिल, देखो नॉर्मली जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वहां पे ऐसे नहीं होता है कि हम रेंडमली कोई भी वेंडर को ढूंढ लेते हैं और वेंडर को हम ऑर्डर दे देते हैं और वेंडर हमें उस ट्रस्ट पे सामान दे देता है और हम पेमेंट कर देते हैं। नो, इट डजंट वर्क दिस वे। व्हेन एनी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी हो, वहां पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है और उसी चीज को हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट टू पे। ठीक है, अब देयर इज अ साइकिल फॉर इट, एंड व्हाट इज दैट साइकिल, लेट मी एक्सप्लेन यू। P2P, and this we call as P2P cycle, and even during an interview you can get this question that kindly explain P2P cycle। ठीक है, तो क्या होता है ये P2P cycle हम देखेंगे। देखो, ये फर्स्ट क्या होता है ना, we have to the first step of procurement to pay, और वेंडर को या वेंडर से जब हम गुड्स लेते हैं ना, तो उस प्रोसीजर को हम प्रोक्योरमेंट टू पे बोलते हैं। ठीक है, वाइल दैट मीन्स वी आर प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम द वेंडर, बट वेंडर से ऐसे ही नहीं लिया जाता है, देयर इज ए प्रॉपर फ्लो ऑफ इट। तो पहले हम उस फ्लो को समझते हैं। द फर्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, द फर्स्ट स्टेप विल बी परचेज रिक्विजिशन। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय परचेज रिक्विजिशन, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वे। Here I will write the flow and here I will explain। देखो, जो प्रोसेस होता है ना, कि कोई भी कंपनी में जो भी समवन इन द कंपनी क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस का रिक्वेस्ट डालता है, लाइक क्या कितना मटेरियल उसको चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए, किस डेट में चाहिए। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, व्हेन समवन इन द कंपनी रिक्वेस्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, है ना,
where he or she define कि how much material to be needed, कितने quantity, on which date they need those materials. इसी पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? परचेज रिक्विजिशन. ठीक है. नाउ आफ्टर परचेज रिक्विजिशन द नेक्स्ट स्टेप इज, yeah, I can choose this. Okay. Now, the next step after purchase requisition is purchase requisition approval. Definitely, आपने order दे दिया, आपने आप आपको कितना क्वांटिटी में चाहिए सब कुछ हो गया, लेकिन डेफिनेटली आप ये देने से पहले अप्रूवल तो लोगे ना कि आपका ये जो रिक्वायरमेंट है इट हैज टू गेट अप्रूव्ड, राइट? वंस यू गेट अप्रूव्ड कि ये प्रॉपर रिक्वायरमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का और हमें कोई भी चीज बनाने के लिए ये सामान और इतने इतने क्वांटिटी में लगेगा. सो बेसिकली इट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट. ठीक है, यू गेट इट अप्रूव्ड. नाउ ऐसे तो नहीं है ना कि आपके वहां पे कोई, देखो या तो देयर इज टू वे ऑफ फाइंडिंग द वेंडर, या तो आपके ऑलरेडी नोन में कोई वेंडर है, तो जब आप ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड हो कि आपको उसी से सामान लेना है, तब ये जो थर्ड स्टेप है ना इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जब आपके वेंडर ऑलरेडी डिसाइडेड है देन वी डोंट गो फॉर कोटेशन. बट जनरली इन बिगर ऑर्गेनाइजेशन अगर क्या होता है ना, हमें वेंडर ढूंढना होता है, राइट? क्योंकि कौन कौन से वेंडर है जो हमें अच्छे प्राइस में अच्छे टर्म्स और कंडीशंस में हमें हमारा सामान देगा, राइट? तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे कोटेशंस होते हैं, बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं, और जो बेस्ट प्राइस हमें मिलता है जिस वेंडर से, हम उससे लेते. सो हियर द नेक्स्ट स्टेप इज रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का मतलब होता है वे जो भी प्रोक्योरमेंट टीम है ना, दे सेंड आउट जो भी हमारा रिक्वेस्ट है, जो भी कोटेशन है टू द वेंडर. जो भी प्रोक्योरमेंट टीम है, एमएम टीम है, वो क्या करते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के लिए वेंडर्स को एक कोटेशन के लिए दे दे गिवन इंटीमेशन. ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जो अपने प्राइसिंग और अपने टर्म्स और कंडीशंस को लेके आते हैं, दे प्रोवाइड, लेके क्या आते हैं, या मेल के थ्रू या लोग मिलते हैं फिजिकली, है ना? दे कम विद ऑल दिस प्रपोजल्स कि जो लोग बेस्ट दे सके अपने एंड से. ठीक है, तो फाइनली दिस थर्ड स्टेप इज व्हाट? रिक्वेस्टिंग फॉर द कोटेशन. अगर ऑलरेडी वेंडर डिसाइड है तब तो हमें क्या कोटेशन की जरूरत है? वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर दैट वी हैव टू गेट द गुड्स और रो मटेरियल्स और एनी मटेरियल फ्रॉम दैट वेंडर. बट जब हमें बहुत सारे वेंडर्स में से चूज करना हो, वी गो फॉर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. नाउ फाइनली कोटेशन अप्रूव्ड हो जाता है. ठीक है, क्या होता है अब इसमें, क्या हो गया, फाइनली हम वेंडर का सिलेक्शन कर लेते हैं. ठीक है, कौन से वेंडर के किस तरीके से क्या टर्म्स और कंडीशन रख रहे हैं, क्या प्राइस में दे रहे हैं प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी में देंगे, कब तक डिलीवरी करेंगे. जब हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, हमें सही वेंडर मिल गया, तो हम क्या करेंगे, फाइनली उस कोटेशन को अप्रूव करेंगे ना. तो इसमें भी वही चीज है, इट्स अ नॉर्मल थिंग. वी फाइनली द कोटेशन विल बी अप्रूव. ठीक है, कोटेशन अप्रूवल. आफ्टर द कोटेशन अप्रूवल फिर क्या होता है, नेक्स्ट चीज क्या होता है, परचेज ऑर्डर. परचेज ऑर्डर क्या होता है? ये परचेज ऑर्डर मेनली जो हम वेंडर को सेलेक्ट करते हैं ना उसको इशू किया जाता है. एक तरफ से आप ये समझ लो ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है. ठीक है, कि जहां पे मेंशन्ड होता है कि क्या हम परचेज कर रहे हैं, व्हाट इज बीइंग परचेज, क्या एग्रीड प्राइस है, डिलीवरी डेट क्या है, लोकेशन क्या है, एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, कि पेमेंट हम कब तक करेंगे. जो भी टर्म्स और कंडीशंस एक प्रोक्योरमेंट टीम वेंडर के साथ करती है, तो वो जो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसी को बोला जाता है व्हाट? परचेज ऑर्डर. क्लियर है? तो परचेज ऑर्डर इज व्हाट? It is issued to that selected vendor. It is a formal contract where we define कि what is being purchased, the agreed price, the delivery date, the location and other terms and conditions. ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है हमारा गुड्स रिसीट्स. अब जब हमने ऑर्डर दे दिया
तो फाइनली क्या होगा, गुड्स विल बी डिलीवर्ड बाय द वेंडर, है ना। एंड फिर क्या होता है, द कंपनी क्या करेगी, जिसको जब डिलीवरी हो गया, द कंपनी विल परफॉर्म, जो भी गुड रिसीट्स हुआ वो अपने सिस्टम में परफॉर्म करेगी, कि सिस्टम ये चेक कर ले कि जो परचेज ऑर्डर था, क्या उस परचेज ऑर्डर के हिसाब से क्या एग्जैक्टली exactly हमें उतने गुड्स डिलीवर्ड हुए हैं, उतने क्वांटिटी में डिलीवर्ड हुए हैं। तो हियर द सिस्टम हैव टू चेक वेदर द डिलीवर्ड जो भी क्वांटिटी मटेरियल मैचेस द परचेज ऑर्डर और नॉट। ठीक है, सो फाइनली इसमें क्या होता है, इट्स ए गुड्स रिसीट्स। ठीक है, वेल इट इज डन बाय द कंपनी। ठीक है, आफ्टर द गुड्स इज बीन डिलीवर्ड बाय द वेंडर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट स्टेप इज, अब गुड्स मिल गया तो नेक्स्ट क्या होगा, डेफिनेटली इनवॉइस रिसीट्स, है ना, इनवॉइस रिसिप्ट्स। तो इसमें क्या होता है, वेंडर आपको इनवॉइस भेज देता है कि आपने ये माल लिया, इतनी क्वांटिटी में लिया, इतने प्राइस में लिया, आपको पेमेंट इतने का करना है। एंड जनरली क्या होता है, इसमें भी डेफिनेटली दिस ऑल आर परफॉर्म्ड इन द सिस्टम। तो इसमें भी सिस्टम यही परफॉर्म करता है कि जो भी हमारा परचेज ऑर्डर था, जो गुड्स रिसीट्स था, और जो इनवॉइस जो आया है हमारा वेंडर से, क्या ये तीनों मैच तो कर रहा है ना। सो मेनली वी कैन से दैट सिस्टम परफॉर्म थ्री वे मैच which is between purchase order, goods receipts and invoice receipts। क्लियर है। फाइनली उसके बाद हमारा लास्ट होता है which is what, making payment to the vendor। ठीक है, making payment टू द वेंडर। क्लियर है, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। फाइनली हम क्या करते, वेंडर को पेमेंट कर देते। अब अब ये देखो, एक ऑर्डर लेने के लिए हमें ये सब चीज फॉलो करना पड़ता है, कैन यू सी। बट हमें कितना पता होता है रियल लाइफ में कि हमने ऑर्डर दी, अगर हम देखें नॉर्मली भी, तो हम इतना तक ही सोचेंगे, राइट, कि ऑर्डर दिया जाता है, गुड्स मिल जाता है और हम उसका पेमेंट कर देते हैं, राइट। बट नो, इन रियल टाइम वी हैव टू गो थ्रू ऑल दिस प्रोसीजर। ठीक है, अब क्या होता है, अब आप ये देखो कि हमारा रोल कहाँ पे है। देखो, हमारा रोल वैसे तो इन थ्री आइटम्स में है, गुड्स रिसीट्स, इनवॉइस रिसीट्स एंड पेमेंट टू वेंडर। ठीक है, इन तीनों में ही हमारा रोल है। वाई, हम तीनों, हम हमारा एफआई कंसल्टेंट, हमारा इधर, हियर आई मेंट एज, हमारा मतलब एफआई कंसल्टेंट। तो एफआई कंसल्टेंट का जो रोल है ना, वो बेसिकली इन तीनों में आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन तीनों में ही, है ना, अकाउंटिंग एंट्री इन्वॉल्व है। जहां अकाउंटिंग एंट्री है वहां फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट, वहां फाइनेंस कंसल्टेंट का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप जब रियल टाइम में मैं आप लोगों को जब दिखाऊंगी, तो आप लोग ये देखोगे कि ये जो भी पोस्टिंग होता है ना, गुड्स रिसीट्स और इनवॉइस रिसीट्स, इट इज डन अगेंस्ट परचेज ऑर्डर। मतलब कि इसको प्रोसीड करने से पहले हमें परचेज ऑर्डर लिखना ही पड़ता है, अदरवाइज हम गुड्स रिसीट्स का जो प्रोसेस है वो नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। सेम गोज विथ इनवॉइस रिसीट्स। दैट मीन्स कि परचेज ऑर्डर का भी इन्वॉल्वमेंट, दो हमारा इसमें कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इट इज जस्ट ए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें कोई अकाउंटिंग एंट्री इन्वॉल्व नहीं है। बट स्टिल एज आई टोल्ड कि गुड रिसीट्स और इनवॉइस रिसीट्स में दिस बोथ आर प्रोसेस्ड अगेंस्ट परचेज ऑर्डर। तो ये भी चीज हम डेफिनेटली देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स एंड वी विल ऑल्सो क्रिएट इट। ठीक है, सो डेफिनेटली हम परचेज ऑर्डर पे भी फोकस करेंगे, बिकॉज इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्लियर है। नाउ कमिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन स्टेप, आई होप कि आप लोग क्लियर हो गए हो कि FIMM इंटीग्रेशन क्या होता है। इट इज रिलेटेड टू मेनली P2P साइकिल। क्लियर है। नाउ वी विल सी द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, बट बिफोर, और इस क्या है कि, ठीक है, मैं साइड बाय साइड ही समझाती हूँ, वो ही ज्यादा बेटर होगा। तो कमिंग टू कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ठीक है। नाउ एज आई टोल्ड यू, कॉन्फ़िगरेशन,
देखो इसमें है ना बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स हैं, लेकिन लेट मी बी वेरी क्लियर, ये जितने भी स्टेप्स हैं जैसे मैंने अर्लियर स्टार्टिंग ऑफ क्लास में बोला था, दिस ऑल विल बी परफॉर्म्ड बाय एमएम टीम, नॉट बाय अस। बट क्योंकि अभी मुझे समझाना है तो मैं आप लोगों को शो करूंगी कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है। नाउ फर्स्ट थिंग, first thing is what, definitely if something is related to vendor purchase material, so there have to be purchase organization. So first we will, what we will do, we will define purchase organization. ठीक है, purchase organization, and the transaction code is for this is OX08. ठीक है, now before that let me explain you purchase organization होता क्या है। ठीक है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, मेनली ये वो यूनिट है जहां पे प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज होती है। ठीक है, मेनली क्या होता है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन वो यूनिट है जहां पे आप प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज करते हो। ठीक है, जहाँ पे प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज करते हो, मेनली क्या, जैसे प्राइस नेगोशिएट करना, वेंडर के कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेज करना, ओवरसीज परचेजिंग है तो कोई स्पेसिफिक एरियाज को डिफाइन करना, है ना, फॉर द कंपनी। सो मेनली इट नेगोशिएट विद द प्राइसेस, मैनेजेस वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ओवरसीज परचेजिंग फॉर स्पेसिफिक एरियाज या फिर एंटायर कंपनी के लिए, कि अगर कुछ खरीदना है तो बाहर कहाँ से खरीदना चाहिए। तो ये सब चीज क्या कहलाता है, ये सब चीज कहाँ पे होता है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में। क्लियर है, अब अगर एक सिंपल लेमेन की तरह समझाऊं तो आप ये ऐसे समझो ना कि एक कंपनी के मल्टीपल फैक्ट्रीज होते हैं अक्रॉस इंडिया, कुछ नॉर्थ रीजन में होंगे, कुछ साउथ रीजन में होंगे, कुछ नॉर्थ रीजन्स में है, कुछ साउथ रीजन्स में है, और ये जो भी फैक्ट्रीज है ना, दे आर बेसिकली व्हाट, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करते हैं, डेली डेली बेसिस पे नेगोशिएट करते हैं वहां के लोकल वेंडर्स से। क्लियर है, हाँ, तो ये होता है परचेज ऑर्गेनाइजेशन। So the transaction code is for purchase organization as I told you OX08। तो चलो क्रिएट करते हैं, स्लैश एन, I have to log in again, now come to OX08। ठीक है, इधर आओ, come to new entries, and here I will again write ZE89 only because यही easy रहेगा मेरे लिए समझने के लिए। तो Z Entertainment Purchase Organization, just press enter and save it। This time I will save it in G group। ठीक है, वो मुझे असेट अकाउंटिंग में समझाना था लास्ट के फ्यू टॉपिक्स, इसलिए आई मूव टू डिश टीवी। ठीक है, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट इज, the next configuration is assign purchase organization to company code। Definitely you have to assign it, right? The transaction code is OX01। Clear hai? So what we will do, we will assign it। So come again, slash n OX01, just press enter, and here ZE89, just press enter and give your company code and just save it। ठीक है, नाउ डेफिनेटली आज परचेज आप कर रहे हो, यूनिट है, आपके फैक्ट्रीज है, तो आपके प्लांट्स भी होंगे जहाँ जो रन कर रहा होगा। सो यू हैव टू डिफाइन
plant as well. The transaction code for this is OX10. ठीक है. नाउ व्हाट इज प्लांट? प्लांट वो लोकेशन है जहां पे आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, स्टोर करते हो और जहां से सर्विस आप प्रोवाइड करते हो. ठीक है. ये कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है या आपके ऑफिस भी हो सकता है. ठीक है. अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले जैसे बताया था कि एक कंपनी है जिसके बहुत सारे फैक्ट्रीज है अक्रॉस इंडिया, कुछ नॉर्थ में, कुछ साउथ में. तो उनके खुद के परचेज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. वो यूनिट होता है जहां पे वहां के लोकल वेंडर से वो डील करते हैं, राइट. अब सपोज वही एक शू कंपनी, अगर सपोज एक फैक्ट्री उसके मुंबई में है, हाँ, और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो फैक्ट्री जो है इट्स ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, है ना. एंड एक और फैक्ट्री है जो दिल्ली में है, मतलब आप फैक्ट्री नहीं, एक वेयर हाउस है जो दिल्ली में है. और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इट्स अ प्लांट ए, ओके. एंड जो वेयर हाउस यूनिट है वो इट इज प्लांट बी. सो दिस आर बोथ आर द सेपरेट प्लांट्स इन दिस कंपनी. तो आई होप कि प्लांट का समझ में आ गया है कि व्हाट डू वी मीन बाय प्लांट. वो लोकेशन जहां पे आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, स्टोर करते हो या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो. ये आपका कुछ भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, आपका वेयर हाउस हो सकता है, आपके खुद के ऑफिस हो सकते हैं. क्लियर? तो this, what do we mean by plant? So here we will define plant slash n ox10. Come to new entries and here just give your ZD89. Here you can write as Z entertainment plant. एंड कुछ यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है. फैक्ट्री कैलेंडर 01 दो एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड जस्ट सेव इट. ठीक है. वंस यू सेव इट, इट विल आस्क यू फॉर योर कंट्री कोड. जस्ट गिव इंडिया and just press enter and just save it. ठीक है. saved हो गया. now definitely plant define कर लिया आपने. now you have to assign plant to purchase organization. ठीक है. the transaction code is OX70. क्लियर है? अब इसी को इस तरीके से समझते हैं चलो कि वाई. फर्स्ट तो डेफिनेटली ये दिमाग में आना चाहिए कि हम प्लांट को क्यों असाइन कर रहे हैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन से. कंपनी कोड से करते हैं वो तो समझ में आता है, बट वाई परचेज ऑर्गेनाइजेशन. तो जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं उसी एग्जांपल को लूँ तो आप ऐसे इस तरीके से समझो जैसे कि जी एंटरटेनमेंट है, राइट. जी एंटरटेनमेंट है, इसके बहुत सारे फैक्ट्रीज होंगे अक्रॉस इंडिया. ठीक है. तो क्या करते हैं, रुको. नाउ आई एम टेकिंग जस्ट टू ऑफ द फैक्ट्रीज. ठीक है. एक सपोज एक फैक्ट्री है वेस्ट में और एक फैक्ट्री है हमारा नॉर्थ में. ठीक है. नाउ वन फैक्ट्री इज इन वेस्ट रीजन एंड वन फैक्ट्री इज इन नॉर्थ रीजन. ठीक है. तो इसको तो हमने क्या नाम दिया था? इन दोनों को तो हमने नाम दिया था एज व्हाट? एज परचेज ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है? अब वेस्ट रीजन में जो फैक्ट्री है उनका क्या काम है? यहाँ पे जो फैक्ट्री है ना वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग है. मतलब उसके फैक्ट्री में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना. जहां जिसको हमने नाम दे रखा है एज ए प्लांट ए. ठीक है. वहीं जो नॉर्दर्न का है ना, वहीं पे जो नॉर्दर्न रीजन है ना वहां पे भी हमारा एक वेयरहाउस यूनिट है. ठीक है. वेयरहाउस यूनिट है और वेयरहाउस यूनिट किस लिए? डेफिनेटली फॉर द स्टोरेज पर्पस. हम वेयरहाउस में सामान ही रखते हैं, राइट.
जो भी प्रोडक्शन हो चुकी है, तो उनको डिलीवरी और डिस्पैच जब तक नहीं करते हैं, वो कहाँ रहता है? वेयरहाउस में रहता है, राइट? सो ये हमारा क्या है? वेयरहाउस यूनिट है और इसका हमने नाम दे रखा है प्लांट बी। क्लियर है? प्लांट बी। सो होप नाउ यू आर क्लियर। अब ये हमारे लिए क्या है? दिस इज व्हाट दिस इज प्लांट फॉर अस। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। इस प्लांट के अंदर ही लाइक परचेज ऑर्गेनाइजेशन का अंदर ही ये प्लांट का पार्ट है, राइट? तो इसलिए वी आर असाइनिंग हियर, एज आई टोल्ड यू, कि प्लांट टू द परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? नाउ कम टू OX17/NOX17. Now here come to new entries, and here you have to just give the names and it will automatically select it. Just press enter and just save it. ठीक है, clear है? Now the next thing, definitely we have to assign plant to company code, and the transaction code is OX18. तो चलो ये भी कर लेते हैं। Come to /n OX18. Just press enter. Here, just select your plant. Okay, you have to give your company code, I think. Yes. So ZE89 and either plant ZE89 and just press enter and save it. Clear hai? Now, sixth point. Sixth is define storage location. You have to define purchase organization, plant, and also storage location. ठीक है? And the transaction code for this is OX09. ठीक है, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्टोरेज लोकेशन? नाम से पता चल रहा है ये प्लांट का सब डिविजन होता है वेयर मटेरियल्स आर स्टोर्ड फिजिकली। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यही ले ले, तो जो नॉर्थ रीजन का है, सपोज दिस मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है ना, दिस इज इन मुंबई। अब वेस्ट और नॉर्थन रीजन ये भी काफी बड़ा है, तो हम एक पर्टिकुलर सिटी का ही नाम मेंशन कर लेते हैं। तो लेट इट बी मुंबई एंड लेट दिस बी सो स्टोरेज लोकेशन क्या है? जहाँ पे मटेरियल स्टोर करते हैं, एंड इट इज सब डिविजन ऑफ प्लांट। अब जैसे कि हमने नॉर्दर्न रीजन का दिल्ली ले लिया कि दिल्ली में वेयरहाउस यूनिट है एंड दैट इज नॉन एज प्लांट बी। अब सपोज प्लांट बी का ही ले लो कि प्लांट बी में स्टोरेज लोकेशन है। ठीक है, प्लांट बी में हमारा स्टोरेज लोकेशन है जहां पे वी स्टोर raw materials, finished goods, and defective items. ठीक है, हम ये तीनों चीज रखते हैं, अलग अलग इनका स्टोरेज है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी पूरे चीज को वी कॉल इट एज स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, क्लियर है? तो वी कैन गिव इट हियर एज स्टोरेज लोकेशन। आई एम श्योर अब क्लैरिटी आ रही होगी धीरे धीरे। ठीक है, सो हियर what is the transaction code? OX09. So come to /n OX09, just press enter, give your plant, and here come to new entries. Here come to ZE89 and just press enter. Here just give storage Z entertainment storage और SL storage location. That's it. और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है,
सेव कर लो। नाउ यू हैव टू, जैसे आप लोग को याद है कि हम पीरियड मेंटेन करते थे एफआई में, ओबी 52 में, राइट? तो डेफिनेटली इनके भी पोस्टिंग पीरियड होंगे, एमएम के भी। तो वी हैव टू मेंटेन पोस्टिंग पीरियड फॉर एमएम, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जब हम करते हैं ना, तब तो वी विल यूज इट OMSY ट्रांजैक्शन कोड। लेकिन एक बार सेटिंग करने के बाद अगर सपोज फ्यूचर में हमें कोई पीरियड ओपन करना है, कोई पीरियड क्लोज करना है, या कुछ एरर आ गया हो, तो वो हम किस में करते हैं? उसको चेक हम OMSY में नहीं करते हैं, उसको चेक हम MMPV में करते हैं। क्लियर है? ये वन टाइम सेटिंग है, इसको अभी हम कर लेंगे। फिर उसके बाद कभी भी पोस्टिंग पीरियड से रिलेटेड अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो व्हेन इट कम्स टू FIMM, तो हम MMPV में जाके करते हैं, ठीक है? जो भी इशू है उसको एड्रेस करते हैं। लेकिन ये चीज एफआई में नहीं था, ये एमएम में है। एफआई में हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होता था हम ओबी 52 देखते थे, करेक्ट? लेकिन इसमें MMPV देखते हैं regularly, or one time setting is OMSY. So we will come here and we will do as OMSY. ठीक है? Now you have to select your company code ZE89, ठीक है? And please do not make a mistake in writing down the year, otherwise वो जब फ्यूचर में जब आप पोस्टिंग करोगे ना, आप बहुत डिफिकल्टी फेस करोगे। सो मैंने जैसे अपना ईयर 2024 ही लिया था, तो आपको जस्ट 2024 लिखना है। एंड पीरियड, बिकॉज the day I'm recording it's 29th of January, and as per जो मेरा fiscal year variant में जो मैंने period maintain किया है April to March, January is 10th period, so I have to just give your correct fiscal year at the period and just press enter. That's it. ठीक है? It will give you a warning message, but that's okay because anyways I am maintaining 2024 as fiscal year. ठीक है? So ये अब ऑटोमेटिकली आपका ये फिल कर देगा द प्रीवियस ईयर एंड 12th पीरियड, ठीक है? ये है अलाउ बैकडेटेड ट्रांजैक्शन, एंड ये डोंट अलाउ बैकडेटेड ट्रांजैक्शन। में अलाउ बैकडेटेड ट्रांजैक्शन में चेक मार्क कर दो एंड जस्ट सेव इट, ठीक है? जस्ट सेव इट। Clear hai? Now, the next thing is that you have to define the valuation label. ठीक है? अब what do we mean by valuation label? इसको इस तरीके से समझते हैं कि ये ये जो लेबल है ना, जिसमें जिस लेबल पे हम अपना इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं ना, उसी को बोलते हैं, आप समझ लो, वैल्यूएशन लेबल। ठीक है? क्लियर है? वैल्यूएशन लेबल इज द लेबल एट विच इन्वेंट्री या मटेरियल, कुछ भी कह लो, वैल्यूएशन इज डन। अब या तो ये प्लांट लेबल भी हो सकता है या कंपनी कोड लेबल भी हो सकता है। रिमेंबर, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल कॉस्ट होता है या हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट होता है, उसका वैल्यूएशन आप किस लेवल पे कर रहे हो, प्लांट लेवल पे कर रहे हो या कंपनी कोड लेवल पे कर रहे हो, इसी को हम वैल्यूएशन लेवल बोलते हैं। वैसे रियल टाइम में हमेशा प्लांट लेवल ही प्रिफरेबल होता है, ठीक है? रिमेंबर दिस। सो आई विल ऑल्सो राइट डाउन समवेयर बिकॉज इवन इट कैन बी आस्क्ड as an interview question that what do we mean by valuation label, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? द लेबल at which inventory valuation और material cost valuation, कुछ भी बोल लो, is done is known as valuation label। ठीक है? It can be either at the plant label or company code label, but preferable is plant label. Why it is preferable at plant label? Plant label का क्या मतलब होता है कि आप
प्लांट वाइज कोस्ट का वैल्यूएशन कर रहे हो, मतलब कि प्लांट ए जो ये मुंबई में है इसका अलग वैल्यूएशन होगा, प्लांट बी जो एक हमारा दिल्ली में है उसका अलग वैल्यूएशन होगा, एंड विच इज ओके ऑल्सो, राइट? क्योंकि आप खुद सोचो, हो सकता है जो कोस्ट हमारा प्लांट ए में इंकर्ड हो वो जरूरी नहीं है ना कि सेम कोस्ट हमारा प्लांट बी पे भी इंकर्ड हो। तो ये द कोस्ट कैन बी वेराई इन दिस सिचुएशन। लेकिन जब आप कंपनी कोड लेबल पे करते हो ना, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है वो कंसिस्टेंट रहता है अक्रॉस ऑल द प्लांट। जितने भी प्लांट है उस कंपनी के वो सब सेम रहेंगे। इसलिए जनरली कंपनी कोड लेबल का जो वैल्यूएशन है वो प्रिफर्ड नहीं किया जाता है। क्लियर है? सो what is this valuation label? And also remember it is a one time setting। ये आपको सिर्फ एक ही बार करना होता है। डिफाइन वैल्यूएशन लेबल, the transaction code is OX14 and it is, I write in bracket, has one time setting। ठीक है, it is a client label setting होता है, तो ऑलरेडी किया हुआ होगा तो हम नहीं करेंगे। अब और ये आप फिर और फिर ये सेटिंग आपको बार बार करने की जरूरत होती नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कम टू OX14, just press enter and see it says it cannot be maintained already defined। तो जैसे मैंने बोला ये क्लाइंट लेबल सेटिंग है, ये वन टाइम सेटिंग होता है। अगर ऑलरेडी डिफाइंड है तो हम नहीं करेंगे। एंड हियर यू कैन सी इट इज एट प्लांट लेबल और कंपनी कोड लेबल। जनरली वी प्रिफर एट प्लांट लेबल। होप आई हैव मेड इट अंडरस्टूड क्लियरली कि क्यों प्लांट लेबल, क्योंकि डेफिनेटली हर प्लांट का अलग अलग कॉस्ट इनकर्ड हो सकता है। हो सकता है कुछ सामान हमें प्लांट ए या मुंबई में सस्ते में मिले देन दिल्ली, या लेबर कॉस्ट हमारा मुंबई में महंगा हो देन दिल्ली। तो डेफिनेटली आपको उस मटेरियल को इनकर्ट करने में कॉस्ट जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं तो डिफरेंशिएट होगा ना। तो उसी चीज को हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी यूजेस पे डिपेंड करता है, वहां के लेबर पे डिपेंड करता है। इट्स मेनी फैक्टर्स विच आर अलाइन टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इसलिए हम इसको प्लांट लेबल करते हैं। ठीक है। नाउ the next thing is, finally we will end this with the next configuration। Definitely the configuration doesn't end here, there are many more configuration, but I think class बहुत लंबा हो जाएगा, तो last में आप लोगों को ये configuration करके we will end this class। So here we assign valuation grouping code to what? To valuation area, या आप वैल्यूएशन एरिया बोल लो या प्लांट बोल लो, इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, एंड द ट्रांजैक्शन कोड फॉर दिस इज OMWD। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड? फर्स्ट, वैल्यूएशन लेबल आपको समझ में आ गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बिकॉज ये इंटरव्यू के तौर पे भी पूछा जा सकता है। Now, what do we mean by valuation grouping code? ठीक है, तो valuation grouping code क्या होता है ना, जो भी मल्टीपल प्लान्स है सपोज, हाँ, तो अगर हम सिमिलर वैल्यूएशन रूल अप्लाई कर रहे हैं तो वी असाइन इट टू ए कॉमन कोड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, ए ग्रुपिंग मैकेनिज्म टू असाइन सिमिलर वैल्यूएशन रूल्स टू मल्टीपल प्लांट, सो दैट कॉन्फ़िगरेशन हमारा इजी हो जाए। जैसे मैंने बोला प्लांट ए और प्लांट बी, ठीक है, एक नॉर्थ में है एक वेस्ट में है। ठीक है, या आप ऐसे समझो, नॉर्थ और वेस्ट तो अलग हो गया, अगर सपोज आप ऐसे समझो प्लांट बी है, अब सपोज नॉर्थ में और भी बहुत सारे एरियाज है, अब सपोज वहां पे भी प्लांट सी है, प्लांट डी है या ई है, कुछ भी ले लो, हाँ, और इन सब प्लांट्स में एक ही वैल्यूएशन अगर रूल्स रहेगा तो हम बहुत इजीली कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। अगर एक ही रूल रहेगा एक रीजन के लिए, तो उसी जो हम असाइन करते हैं ना रूल, वी असाइन इट टू ए कोड। ठीक है, और इसी चीज को हम बोलते हैं वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड।
है ना। और ये वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड आप ऐसे भी बोल दो, अगर एक और तरीका है बोलने का कि इट इज ए ग्रुप ऑफ वैल्यूएशन एरिया या ग्रुप ऑफ प्लांट। जो बहुत सारे प्लांट होते हैं, जब हम उसको एक पर्टिकुलर रूल्स में असाइन कर देते हैं या ग्रुप कोड में असाइन कर देते हैं, उसी को बोला जाता है हमारा वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। एंड ऑल्सो वन ऑफ द element or feature of valuation grouping code is it also helps in automatic GL account determination, because सब कुछ घुर फिरा के कहाँ पे आ जाता है, अकाउंट GL अकाउंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये जैसे अभी हम कुछ भी पढ़ रहे, अभी तक मेरी क्लास लिया, सब में मैंने बताया है कहाँ से GL अकाउंट ट्रिगर होता है, तो वैसे ही ये भी चीज हमारा FIMM में भी होगा कि GL होगा, और वो GL कहाँ से ट्रिगर करेंगे हम, थ्रू वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। ऑटोमेटिक GL का जो डिटर्मिनेशन होगा इट विल बी डन फ्रॉम दिस। तो हम वैल्यूएशन पहले ग्रुपिंग कोड लिख देते हैं क्या होता है, ठीक है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए ऐसे लिख देना, ए ग्रुपिंग मैकेनिज्म, लिखना नहीं है कहीं पे, इन केस इफ समवन आस्क यू कैन एक्सप्लेन यू इन योर own language. The only thing you have to understand the logics and purpose. ठीक है, multiple plans for making configuration easier. ठीक है, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं, तो सपोज कोई प्लांट है, अगर आप ऐसे बता देना कि कोई प्लांट है नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में, से फॉर एग्जांपल प्लांट ABCD, तो हर प्लांट एक ही वैल्यूएशन रूल फॉलो करे, इसलिए हम इनको ग्रुप करते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन ग्रुप कोड से। इट कुड बी एनीथिंग बट एक पर्टिकुलर कोड से, ठीक है। या फिर देयर इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, you can explain in this way or explain it in this way कि it is group of valuation area। और वैल्यूएशन एरिया क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, वैल्यूएशन एरिया कह लो या प्लांट कह लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, प्लांट को ही हम FIMM में वैल्यूएशन एरिया बोलते हैं। वैल्यूएशन एरिया एंड प्लांट सेम ही होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन, और ये दूसरा है जो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इट हेल्प्स इन एंड करके लिख देती हूँ, एंड इट हेल्प्स इन ऑटोमेटिक GL अकाउंट डिटर्मिनेशन। क्लियर है, व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। तो चलो, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड है, एंड यस असाइन तो करेंगे ही, बट उससे पहले मुझे ये वैल्यूएशन एरिया और प्लांट, तो जैसे ही नाम से ही समझ में आ रहा है कि वैल्यूएशन एरिया क्या होता है, वो एरिया जहाँ पे हम इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं फॉर द वैल्यूएशन पर्पस। ठीक है, इतना सा समझ लो। मतलब अगर कोई भी वैल्यूएशन हम प्लांट लेवल पे करते हैं ना, तो हर प्लांट को हम क्या बोलेंगे, वैल्यूएशन एरिया बोलेंगे। ठीक है, और अगर इफ इट्स एट द कंपनी कोड लेवल, तो कंपनी कोड उस वक्त क्या हो जाएगा, वैल्यूएशन एरिया हो जाएगा। क्लियर है, तो अब मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ सो दैट इजी हो जाए आप लोगों के लिए। तो वैल्यूएशन एरिया कह लो या प्लांट कह लो, इट्स वन एंड द सेम, बोथ मीन्स द सेम। बट अगर कोई आपसे इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मांगे, तो आप बोल सकते हो द एरिया वेयर द इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज मेंटेन्ड, जहां पे हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, इट इज क्लोजली लिंक्ड टू वैल्यूएशन लेवल। सिंपल सा है, अगर वैल्यूएशन आप प्लांट लेवल पे कर रहे हो, तो इच प्लांट
माइंड इट, each plant is your valuation area. और यही अगर आप कंपनी कोड लेबल पे कर रहे हो तो द कंपनी कोड इज योर वैल्यूएशन एरिया। क्लियर है? हाँ, तो जैसे मैंने बोला ईच प्लांट अगर वैल्यूएशन एरिया है या ईच कंपनी कोड वैल्यूएशन एरिया है, इसलिए ये जो है ना लाइन, इट इज क्लोजली लिंक टू वैल्यूएशन एरिया। इट सेज दैट बिकॉज इन दिस ऑल्सो व्हाट वी डू, we generally value the inventory but at the plant और कंपनी कोड लेबल। ठीक है, क्लियर है? सो चलो हम कर देते हैं OMWD। so come to /n OMWD, just press enter, have to log in। come to OMWD, just press enter, and here you have to valuation area। तो valuation area मतलब plant, right? तो give your ZE89, and here it is, and here it is a grouping code। So what code you will give for valuation grouping code? So give your valuation grouping code as 0001, the standard one, just give it and just save it। Okay, so I have done with MI FIMM integration. I have explained you. Definitely there are many more classes which will be needed in order to cover uh, this topic. So that's all about today's class. Thank you and have a good day.